हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6 चैप्टर जिसका की नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। जिसके लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि विनिमय दर प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इसका क्या रहा है, जिसमें हमने स्वर्णमान तरीके को डिटेल में जाना था कि किस प्रकार से 1914 अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ तक स्वर्णमान तरीका प्रचलित था। फिर 1914 से लेकर 1945 तक कोई सार्वभौमिक प्रणाली नहीं रही, अर्थात कुछ देशों ने तो स्वर्णमान तरीके को अपनाया और कुछ देशों ने तृतीय विनिमय दर को अपनाया। अब 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, जिसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। 1945 के बाद आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली का प्रचलन हुआ। इस प्रणाली में किस तरीके से विनिमय दर निर्धारित की गई, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ, याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की गई और विश्व बैंक की स्थापना हुई। आपको ईयर याद रखना है कि आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। अब इनकी स्थापना अर्थात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या विनिमय दर प्रबंध रहेगा, वो इनके द्वारा ही निर्धारित किया गया। ठीक है, और स्थिर विनिमय दर प्रणाली की भी पुनर्स्थापना की गई। अब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के साथ ही जहां पर विश्व भर में स्वर्णमान तरीका चल रहा था या तृतीय विनिमय दर का चल रहा था, तो अब किस पर आ गए वापस से? स्थिर विनिमय दर प्रणाली की पुनर्स्थापना होने लगी। परिसंपत्तियों के चयन के रूप में यह अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से भिन्न था। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान जैसा जिसका कि हमने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा कि ये परिसंपत्तियों के चयन के रूप में, पहले हमने परिसंपत्ति के रूप में किसको चुना था स्वर्णमान में? सोने को चुना था। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट था ब्रेटन वुड्स प्रणाली में, जिसमें राष्ट्रीय करेंसी परिवर्तनीय है, जिसमें राष्ट्रीय करेंसी को हम परिवर्तित कर सके, वो परिसंपत्ति यहाँ पर अलग थी। करेंसियों की परिवर्तनीयता की द्विस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। यहाँ पर 2 स्टेप परिवर्तनशील किया गया। पहले तो हम क्या करते थे, सोने के बदले में हम क्या करते थे, राष्ट्रीय करेंसी को परिवर्तन कर सकते थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिटेल में जाना। इसमें 2 स्तर पर था, पहले सोने को डॉलर में परिवर्तन करना, फिर डॉलर से किसी और मुद्रा में जिसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें परिवर्तन करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 स्टेप क्या था, परिवर्तनशीलता थी, जिसके केंद्र में डॉलर को रखा गया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिसके केंद्र में किसको रखा गया? डॉलर को। यदि हमें कोई मुद्रा बदलनी है, मतलब हमारे पास सोना है और हमें उस मुद्रा को क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो हमें पहले उसको डॉलर में परिवर्तित करना होगा, फिर डॉलर से फिर वो किसी चीज में, दूसरी मुद्रा में परिवर्तित होगी। अर्थात यहाँ पर 2 स्टेप रखा गया जिसके हिसाब से परिवर्तन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मौद्रिक प्राधिकरणों के द्वारा $35 प्रति आउंस सोना के निश्चित दर पर डॉलर के सोने में परिवर्तनीयता की गारंटी प्रदान की गई। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पास सोने के क्या हो गए, भंडार हो गए, क्योंकि उसके पास आरक्षित निधि हो गई। उसने अपने डॉलरों के बदले में सोने को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो अब जो भी है डॉलर है उसको हम क्या कर सकते हैं, सोने के बदले में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी एक दर भी क्या करती गई, निर्धारित की कर दी गई। और वो दर क्या निर्धारित की गई? $35 प्रति आउंस सोना। मतलब एक जो प्रति आउंस जो सोना है, सोने को मापने की इकाई है आउंस, वो कितने में आएगा? $35 में। अर्थात यदि हम 1 आउंस सोना देंगे तो बदले में $35 प्राप्त होंगे। तो ये इसकी क्या की गई, निर्धारित की गई परिवर्तन इकाई, जिसे हम कह सकते हैं 1 आउंस बराबर $35। याद रहेगा कि $35 बराबर 1 आउंस। ठीक है, यदि हमें क्या करना है, हमारे पास सोना है उसको हमें किस में बदलना होगा, डॉलर में, तभी हम किसी और करेंसी में बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले सोना है वो देकर कितना, 1 आउंस सोना के बदले में हमें $35 प्राप्त होंगे। आ रहे बच्चों समझ में? इस प्रणाली के दूसरे स्तर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देशों की मुद्रा प्राधिकरण के प्रति प्रतिबद्धता थी।
अब ये वही लोग कर सकते हैं, अर्थात वही देश कर सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या है, सदस्य हैं, और वो इस वचन के प्रति क्या थे, प्रतिबद्ध थे। आ रहा है बच्चों समझ में? उन्हीं पर ये जो हम बता रहे हैं द्विस्तरीय प्रणाली, वो क्या होती है, उन पर लागू होती है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या है, सदस्य हैं। सदस्य देशों की मुद्रा प्राधिकरण के प्रति क्या थी, प्रतिबद्धता, जिसके अंतर्गत वे अपनी मुद्रा को एक निश्चित दर पर डॉलर में परिवर्तन करना चाहते थे। वो अपनी मुद्रा को किस में परिवर्तन करेंगे, डॉलर में। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसके लिए उनको ये वाली जो प्रणाली है, द्विस्तरीय प्रणाली, उसको अपनाना होगा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या है, सदस्य है। ठीक है। इस दूसरे स्तर को अधिकृत विनिमय दर कहा गया है। भाई फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, जो सोना है वो डॉलर में परिवर्तित हुआ, फिर डॉलर है वो दूसरी राष्ट्रीय करेंसी में परिवर्तित होगा। तो ये जो दूसरी वाली जो दर है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकृत विनिमय दर। ऑफिशियली एक्सचेंज रेट होती है ये, जो कि डिसाइड होती है कि दोनों देशों की जो मुद्रा है वो किस दर पर क्या हो रही है, विनिमय हो रही है। आ रहा है बच्चों समझ में? देखो यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है कि सबसे पहले जो गोल्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है 35 आउंस जो है उसकी जो रेट है वो डिसाइड हुई है कि एक गोल्ड है, एक आउंस जो गोल्ड है उसकी रेट है $35। ठीक है, $35 में वो यूएस डॉलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम उसको ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जर्मन मार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रेंच फ्रैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एक करेंसी दूसरी में परिवर्तन हो सकती है। यहाँ पर मूल्य को स्थिर कर दिया गया है, और वह मूल्य क्या कर दिया गया है, $35 बराबर एक आउंस। ठीक है, उसके आधार पर सारी करेंसी परिवर्तन होगी। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, यदि फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक का 5 फ्रैंक प्रति डॉलर के रूप में विनिमय किया जा सकता था। मान लिया कि जो फ्रांस है उसकी जो मुद्रा क्या है, फ्रैंक है, और वो है उसकी जो वैल्यू है वो है $1 बराबर 5 फ्रैंक। ठीक है, $1 में 5 फ्रैंक को क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। और $35 प्रति आउंस की दर से सोने का विनिमय डॉलर के रूप में किया जा सकता था। और 35 आउंस जो हमने बताया जो सोने का है वो डॉलर के रूप में मूल्य है। ठीक है, $35। तो इस प्रकार फ्रैंक का मूल्य 175 फ्रैंक प्रति आउंस सोने की दर पर निर्धारित किया जा सकता था। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि फ्रैंक का मूल्य गोल्ड के रूप में कितना हुआ, तो फ्रैंक को हमने क्या किया, जो 5 था उसका मूल्य, उसको हमने 35 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 175 हो गया। यहाँ पर 2 स्टेप हो गया ना, कि पहले जो गोल्ड है उसको हमने डॉलर में देखा, फिर डॉलर को हमने किस में देखा, फ्रैंक में देखा। तो गोल्ड और जो डॉलर है उनका क्या था, 35, और जो डॉलर है और फ्रैंक है उसका कितना था, 5। तो 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 175। अर्थात जो फ्रैंक का मूल्य गोल्ड के रूप में कितना हो गया, 175 फ्रैंक प्रति आउंस। आ रहा है बच्चों समझ में कि एक आउंस सोना जो है वो यदि फ्रैंक की रेट में देखें तो कितना होगा, 175, और यदि हम डॉलर की रेट में देखें तो कितना होगा, 35। आ रहा है बच्चों समझ में? तो 175 प्रति आउंस यहाँ पर हो गया, 5 फ्रैंक प्रति डॉलर गुणा $35 प्रति आउंस। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तब हमें यहाँ पर सोने की और फ्रैंक की रेट समझ में आई। आ रहे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से 2 स्टेप्स में यहाँ पर क्या हो गए, राष्ट्रीय करेंसी परिवर्तित हो सकती है। विनिमय दर में परिवर्तन की अनुमति केवल देश के अदायगी संतुलन में आधारभूत असंतुलन की स्थिति में ही दी जाती थी, जिसका अभिप्राय है कि अदायगी संतुलन में पर्याप्त अनुपात में चिरकालीन घाटे से है। अब ये विनिमय दर में जो परिवर्तन की अनुमति कब दी जाती थी, जब अदायगी जो संतुलन है उसमें चिरकालिक घाटा चल रहा था, काफी दिन से, काफी सालों से क्या है, ये अदायगी संतुलन घाटे में चल रहा है, तभी ये विनिमय दर की अनुमति मिलती थी। ठीक है, ऐसी विस्तृत परिवर्तनीय पद्धति की आवश्यकता थी क्योंकि विभिन्न देशों में सोने का आरक्षित भंडार एक समान नहीं था। जैसा कि हमने स्वर्णमान में पढ़ा था कि सोने की जो मात्रा है किन्हीं देशों में तो क्या होती चली जा रही थी, कम होती चली जा रही थी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उसके बदले में जो अपनी करेंसी है उसको परिवर्तित कर रहे थे। और किन्हीं देशों में सोने के भंडार के जो आरक्षित कोष है वो क्या होते चले जाते, बढ़ते जा रहे थे। तो इसीलिए ऐसी परिवर्तनीय पद्धति की आवश्यकता थी जिसमें सोने के बदले में अपनी राष्ट्रीय करेंसी को 2 स्टेप में क्या किया जा सके, परिवर्तित किया जा सके, ताकि सारे देशों में सोने के भंडार समान मात्रा में हो सके। अभी तो क्या थे, सोने के भंडार असमान मात्रा में थे, उन्हें समान करने के लिए इस प्रकार की परिवर्तनीय पद्धति की आवश्यकता थी। सोने को पहले डॉलर में, फिर डॉलर से किसी और राष्ट्रीय मुद्रा में क्या किया जाए, परिवर्तित किया जा सके। आ रहा है बच्चों समझ में? अधिकृत सोने के आरक्षित भंडार का 70% केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास
के पास सोने का भंडार हो गया था, क्योंकि हमने जो पहले वाले उसमें स्वर्णमान में पढ़ा था कि किस प्रकार से उसने अपने डॉलर के बदले में जो सोना है उसका आरक्षित निधि के रूप में स्टॉक कर लिया था। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास तो क्या था, सोने का भंडार था। तो इसीलिए उसकी मुद्रा का चयन, डॉलर का चयन यहाँ पर किया गया, ताकि कि वो सोने के बदले में डॉलर को क्या कर सके, परिवर्तित कर सके, और फिर उस डॉलर को हम किसी और मुद्रा के रूप में परिवर्तन कर सके। आ रहे बच्चों समझ में? अतः अन्य करेंसियों की विश्वसनीय परिवर्तनीयता के लिए सोने के भंडार के पुनर्वितरण की आवश्यकता होती। इसीलिए हमें यदि अन्य करेंसी, स्वर्णमान जो है वो तो चल नहीं रहा था, वो तो क्या हो गया था, दिक्कत हो गई थी उसमें, वही कि सभी के पास स्वर्णमान बराबर मात्रा में नहीं थे, सोने की खोज और हो नहीं पा रही थी, और हमें सोने का क्या करना था, पुनर्वितरण करना था। और सारा सोना किसके पास था, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डॉलर है उसको इसीलिए चुना गया ताकि कि वह सोने के बदले में क्या कर सके, अपने जो डॉलर को लेकर और सोने को दे सके, और उस सोने से हम क्या कर सके, सभी लोगों में उसको समान रूप से बांटा जा सके। यहाँ पर यही है कि अन्य करेंसियों की विश्वसनीय परिवर्तनीयता के लिए सोने के भंडार दो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास से 70%, उसके पुनर्वितरण की क्या थी, आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त यह विश्वास किया जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान स्वर्ण भंडार अपर्याप्त नहीं था। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि जो स्वर्ण भंडार था और हमारा सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ता जा रहा था, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो स्वर्ण भंडार था वो पर्याप्त नहीं था। इसीलिए उस स्वर्ण भंडार को क्या करने के लिए, अपर्याप्त स्वर्ण भंडार को सब लोगों में क्या करने के लिए, समान रूप से वितरित करने के लिए यह प्रणाली अति आवश्यक थी। स्वर्ण भंडार की रक्षा की एक विधि द्विस्तरीय परिवर्तनीय पद्धति थी, जो कि अभी हमने देखा कि किस तरह से 2 स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ण भंडार को राष्ट्रीय करेंसी में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें प्रधान मुद्रा का परिवर्तन सोने में और अन्य करेंसियों का परिवर्तन प्रधान मुद्रा के रूप में होता था। यहाँ पर प्रधान मुद्रा कौन सी है, याद रखना कौन सी मुद्रा है, डॉलर। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर प्रधान मुद्रा का परिवर्तन तो किस में करते हैं, सोने में, और फिर सोना है उसका परिवर्तन हम अन्य करेंसियों में कर देते हैं। तो इस प्रकार से 2 स्तर पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। पहले हम क्या करते थे, स्वर्णमान में सोने का डायरेक्ट राष्ट्रीय करेंसी से परिवर्तन हो जाता था, लेकिन यहाँ पर पहले सोना डॉलर में, फिर डॉलर अन्य करेंसियों में। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से द्विस्तरीय परिवर्तन प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि सोने के भंडार सभी देशों में समान रूप से नहीं थे। इसके बाद है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध से विनष्ट देशों के पुनर्निर्माण के लिए अत्यधिक संसाधन की आवश्यकता थी। आपको पता होगा 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत सारे देश हैं वो कि विनष्ट हो गए थे, अर्थात उनके संसाधन क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, क्योंकि युद्ध में तो बहुत जनधन की क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो इसी के लिए अत्यधिक संसाधन की क्या थी, आवश्यकता थी। आयात में वृद्धि हुई। अब विनिष्ट जो देश हैं उनके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है नहीं, वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए उन्होंने आयातों में क्या की, वृद्धि, अर्थात विदेशी वस्तुओं की मांग उनके यहाँ पर बढ़ने लगी, और घाटे के वित्त पोषण के लिए आरक्षित निधि का उपयोग किया गया। अब यदि अत्यधिक आयात होगा किसी देश से, तो उसमें क्या होगा, उस देश में घाटा होगा, भुगतान संतुलन घाटे में चलेगा। और घाटे का जो पोषण है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो किसके द्वारा होता है, या तो हम ऋण लेकर उसका पोषण करते हैं, या फिर जो देश के पास केंद्रीय बैंक के पास जो आरक्षित निधि होती है, विदेशी मुद्रा कोष होते हैं, उसका प्रयोग करके क्या होता है, घाटे का वित्त पोषण होता है। तो घाटे के वित्त पोषण के लिए आरक्षित निधि का उपयोग किया गया। ऐसे देशों में उस समय संयुक्त राज्य की करेंसी डॉलर का उपयोग शेष विश्व के देशों में आरक्षित निधि के रूप में होता था। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डॉलर है वो क्या करते थे, बाकी देश क्या करते थे, अपने आरक्षित निधि के रूप में रखते थे, और उस आरक्षित निधि का प्रयोग वो क्या करते थे, जब उनको घाटे की पूर्ति करनी होती थी, घाटे का वित्त पोषण करना था, तो उसके रूप में करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा बाकी सभी देशों की क्या होती थी, आरक्षित मुद्रा होती थी, और उस आरक्षित मुद्रा से वो घाटे का वित्त पोषण करते थे, या फिर अपने ऋण का जो ब्याज वगैरह देना है वो उनका एक विदेशी मुद्रा कोष भंडार था, क्या, डॉलर। तो करेंसी डॉलर का उपयोग शेष विश्व के देशों में किसके रूप में, आरक्षित निधि के रूप में होता था। संयुक्त राज्य में लगातार अदायगी संतुलन घाटे के परिणाम स्वरूप उस आरक्षित निधि में वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली भुगतान जो असंतुलन चल रहा था, घाटा हो रहा था। अब बाकी सब देशों ने क्या किया, अपना जो विदेशी कोष है अर्थात जो डॉलर है उसको निकाला, तो इस प्रकार से उसके आरक्षित निधि में क्या हुई, वृद्धि हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्यों, अन्य देश अपनी मुद्रा और डॉलर के बीच परिवर्तनीयता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के कारण आरक्षित धन के रूप में डॉलर का संग्रह करना चाहते थे। मतलब अन्य देशों ने क्या क्या करना चाहते थे, वो अपना जो प्रतिबद्धता उनकी थी, क्योंकि वो IMF के क्या थे, सदस्य थे, तो डॉलर को वो किसके रूप में परिवर्तित करते थे,
जो अपनी राष्ट्रीय करेंसी है उसके रूप में, इसीलिए वो डॉलर को आरक्षित निधि के रूप में रखते थे। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका में अदायगी असंतुलन था तो उनको अपना डॉलर निकालना पड़ा, और इस प्रकार से जो संयुक्त राज्य में अदायगी संतुलन के घाटे के परिणाम स्वरूप उसकी आरक्षित निधि अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब अपने डॉलर में वृद्धि की तो उसको अपना सोना बाहर निकालना पड़ा। आ रहा है बच्चों समझ में? इस प्रकार से जो सोना है वो क्या हुआ, सारे सभी देशों में क्या हुआ, बराबर रूप से बढ़ पाया। अब समस्या यह थी कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की अल्पकालिक डॉलर देयता में स्वर्ण के सापेक्ष वृद्धि निरंतर जारी रहती तो उसकी स्थिर कीमत पर डॉलर के सोने में परिवर्तन की प्रतिबद्धता की विश्वसनीयता के प्रति विश्वास नहीं रह जाता। अब जैसे यही चलता रहता कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो सोना निकालता रहता और डॉलर को क्या करता रहता, अपने पास आरक्षित निधि के रूप में रखता रहता, तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली जारी रहती, तो इससे जो डॉलर की जो कीमत है जो कि सोने के रूप में स्थिर हुई थी, हमने बताया था ना कि $35 बराबर 1 आउंस, तो वो कीमत स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसे कब तक चालू रहती। यहाँ पर यही है कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अल्पकालिक रूप से जो डॉलर को वो दे रहा है में स्वर्ण के सापेक्ष जो वृद्धि जो हम बता रहे हैं वो यदि निरंतर जारी रहती तो उसकी स्थिर कीमत पर डॉलर में जो सोने के परिवर्तन की प्रतिबद्धता है, क्योंकि उसने ये बोला था संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स पद्धति के अंतर्गत कि $35 में वो 1 आउंस सोना इस दर पर वो क्या करेगा, परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। तो इस प्रकार से जो कीमतों में यदि वृद्धि होती रहती तो ये जो इसकी जो वचनबद्धता है संयुक्त राज्य अमेरिका की वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के पास वर्तमान डॉलर के प्रतिधारित को सोने में परिवर्तन करने के लिए प्रचुर प्रोत्साहन होता। तो अब जो केंद्रीय बैंक के बाकी सभी देशों के उनके पास जो वर्तमान जो डॉलर है उसको वो किस में कन्वर्ट कर रहे थे, सोने में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें परिवर्तन के लिए उनके पास प्रचुर प्रोत्साहन होता। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी कीमतों में लगातार क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। वो कब तक क्या करता, अपनी जो डॉलर है उसको निकालकर सोने डॉलर को लेकर सोने को क्या करता, बाहर निकालता। तो इस प्रकार से जो कीमतें $35 बराबर 1 आउंस जो स्थिर हुई थी वो कीमतें वह रही रहती, और ऐसे में बाकी सब केंद्रीय बैंकों के पास प्रोत्साहन होता कि वो डॉलर दे और सोने की मात्रा को ले। ठीक है, और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धता का परित्याग करने को बाध्य होना पड़ता। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो प्रतिबद्धता दिखाई थी कि वो $35 के बदले में 1 आउंस को परिवर्तन करके देगा, तो उसको अपनी परिवर्तनशीलता का जो उसने वचन दिया था उसको उसका क्या करना पड़ता, त्याग करना पड़ता। इसे ब्रेटन वुड्स पद्धति के मुख्य आलोचक रॉबर्ट ट्रिफिन के नाम से ट्रिफिन दुविधा कहा जाता है। याद रखना है आपको कि जो ब्रेटन वुड्स पद्धति के अंतर्गत जो परिवर्तनशीलता को मापा गया था डॉलर सोने के रूप में, वो क्या होता है, यहाँ पर भंग हो जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो पाता कीमतों में परिवर्तन की वजह से, जिसे रॉबर्ट ट्रिफिन ने ट्रिफिन दुविधा के नाम से बताया था। अरे बच्चों समझ में? ट्रिफिन ने क्या सलाह दी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को केंद्रीय बैंकों के लिए जमा बैंक के रूप में बदल जाना चाहिए। ट्रिफिन ने सलाह दी कि आप जो डॉलर है, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर है, डॉलर को आप सोने में जो कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है इसको आप समाप्त कर दीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसी को खुद को केंद्रीय बैंकों के लिए जमा बैंक के रूप में बदल जाना चाहिए। जो भी बाकी देशों के केंद्रीय बैंक है वो अपना जमा कहाँ करें, अपना कुछ जो अमाउंट है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करें और वो जमा बैंक बन जाए, और उसके बदले में हम क्या करें, रुपए की जो हमारे जो राष्ट्रीय करेंसी की जो परिवर्तनशीलता है वो चलती रहे। समझ में आ रहा है? अभी तक तो क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसकी जो मुद्रा थी उसको प्रधान मुद्रा अर्थात डॉलर को प्रधान मुद्रा माना था, और डॉलर में क्या करते थे, उसको अपने देश की जो करेंसी है उसको परिवर्तनशील करके, और साथ में फिर द्विस्तरीय पे सोने में परिवर्तनशील होता था, यही बात थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया, उन्होंने मना किया, ट्रिफिन ने, उन्होंने ये सलाह दी कि इससे तो क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डॉलर सोना है उसका अनुपात है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली हम चाह रहे थे वो रह नहीं पा रही है, इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही क्या करना चाहिए, जो केंद्रीय बैंक के बाकी देशों के उनकी जमा अपने बैंक में कोष में जमा करनी चाहिए, और उसी को क्या बनाना चाहिए, आरक्षित निधि, मतलब हम ये कह सकते हैं उसी के आधार पर परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। यहाँ पर यही है, और नहीं आरक्षित परिसंपत्ति का सृजन कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियंत्रण में करना चाहिए। तो जो ये नई आरक्षित परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं, वो आरक्षित परिसंपत्ति क्या होगी, सभी जो देश के केंद्रीय बैंक है वो अपनी एक जमा कहाँ जमा करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, और वही जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा किया है वही आरक्षित परिसंपत्ति होगी, जिसके आधार पर राष्ट्रीय करेंसी क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। आ रहा है बच्चों समझ में? 1967 में
1967 में, अर्थात 1945 से हमने बताया ब्रेटन वुड्स प्रणाली का प्रचलन था। अब 1967 में क्या आया, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के सृजन से सोना विस्थापित हो गया। अभी तक सोने की बात हो रही थी, सोने के रूप में डॉलर, फिर डॉलर के रूप में जो हमारी राष्ट्रीय करेंसियां हैं बाकी देशों की, वो परिवर्तित होती थी। अब सोने को इसमें से हटा दिया गया, क्योंकि हमने बताया ना कि सोने और डॉलर के जो रेट है उसमें क्या होता था, परिवर्तन होता चला गया। तो इसी की वजह से उसको हटा के अब आया एसडीआर, अर्थात इसका पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। आहरण मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। ये अधिकार क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देश हैं उनको दिया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देश हैं वो अपनी जो मुद्रा है उसका कुछ भाग कहाँ जमा कराते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, और वो जो जमा कराते हैं वही क्या हो गया, सोने के रूप में विस्थापित हो गया। उस जमा के आधार पर ही वो क्या कर सकते हैं, अपनी करेंसी को परिवर्तनशील कर सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित स्टॉक में वृद्धि करने के आशय से विशेष आहरण अधिकार एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के रूप में भी जाना जाता है। ये जो एसडीआर है उसने सोने को प्रतिस्थापित कर दिया, और ये कागज के रूप में होता है, क्योंकि स्पेशल ड्राइंग राइट्स है वो कागज के रूप में मिलते हैं, तो इसे कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। और इससे क्या मतलब है कि आरक्षित जो स्टॉक है, जिस देश को ज्यादा राष्ट्रीय करेंसी में परिवर्तन करना है, अर्थात अपनी करेंसी को दूसरे देशों की करेंसी में परिवर्तन करना है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अत्यधिक स्टॉक रखना पड़ेगा, तभी तो उसको एसडीआर ज्यादा मिलेगा वहां से। तो इसी से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित स्टॉक में क्या होगा, वृद्धि होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सदस्य देशों का पैसा है वो अधिक आएगा, और उसको विशेष आहरण अधिकार वो प्रदान करेगा, और उस आहरण अधिकार के दौरान वो क्या करेगा, उनकी करेंसी को परिवर्तन कर सकता है। आ रहा है बच्चों समझ में। अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में से क्या कहा गया, कागजी स्वर्ण। यहाँ स्वर्ण तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन कागजों के रूप में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक देश की करेंसी दूसरे के देश की करेंसी में परिवर्तनशील हो रही है, तो इसीलिए इसे कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। याद रखना ये एसडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत आता है। सोने के रूप में परिभाषा में 35 एसडीआर को 1 आउंस सोना ब्रेटन वुड्स पद्धति की डॉलर सोना की दर के समान माना गया। जैसे कि उसमें क्या माना था, सोने के रूप में जो परिभाषा इसकी क्या दी कि जो 35 एसडीआर है उसको 1 आउंस सोने के बारे में माना गया। पहले क्या था, 1 आउंस सोना को किसके रूप में माना गया था, 35 डॉलर में। अब यहाँ इन्होंने डॉलर को तो क्या कर दिया, हटा दिया, और क्या मान लिया, 35 एसडीआर। आ रहा है बच्चों समझ में। तो 35 एसडीआर बराबर क्या हो गया, 1 आउंस सोना, जैसे कि ब्रेटन वुड्स पद्धति में डॉलर सोना की दर के समान माना गया। 1974 से इसे कई बार परिभाषित किया गया, मतलब बार बार इसमें क्या हुआ, चेंजेस आए, कई बार इसको पुनर्परिभाषित किया गया, इसकी डेफिनेशन चेंज की गई। वर्तमान में क्या है, प्रतिदिन इसकी गणना 5 देश, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, जो 5 देश हैं जिसमें नाम किस किस के आते हैं, फ्रांस का, जर्मनी का, जापान का, ब्रिटेन का और अमेरिका का, ये 5 जो देश हैं, और इनकी कितनी करेंसियां हैं, 4 करेंसियां हैं, यूरो, डॉलर, जापानी येन और पौंड स्टर्लिंग। जो ये फ्रांस और जर्मनी है, इसमें जो इनकी है मानी गई है यूरो, इसके बाद डॉलर है अमेरिका की, जापान की है जापानी येन, और ब्रिटेन की है पौंड स्टर्लिंग। तो ये 5 जो देश हैं, इनकी जो 4 करेंसी है उसके डॉलर के मूल्य में भारित योग के रूप में होती है। अब इसकी जो गणना की जाती है एसडीआर की, हमने बताया ना इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। अब एसडीआर की गणना जो ये 5 देश हैं इनकी 4 करेंसियों के डॉलर के रूप में क्या योग आ रहा है, उसके आधार पर इस एसडीआर की गणना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों के द्वारा इसे आरक्षित मुद्रा के रूप में और राष्ट्रीय करेंसियों के विनिमय के लिए केंद्रीय बैंकों के मध्य भुगतान के साधन के रूप में इसका प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य देश हैं, जो कि अपनी जो भी अपनी अमाउंट, कुछ अमाउंट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो वो आरक्षित मुद्रा के रूप में कहाँ करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में। एसडीआर उनका क्या हो जाता है, एक तरह से आरक्षित निधि हो गई। और राष्ट्रीय करेंसियों के विनिमय के लिए, मतलब उनको यदि अपनी राष्ट्रीय करेंसी क्या करनी है, बदलवानी होती है, तो केंद्रीय बैंक, जो विभिन्न देशों के जो केंद्रीय बैंक है, उसके भुगतान के रूप में इसका प्रयोग करने की इसको शक्ति प्राप्त है। अर्थात जो एसडीआर है उसके तहत माना कि एक देश है, उसके एसडीआर कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, दूसरे
दूसरे देश के भी एसडीआर कहाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। तो उन एसडीआरओ के तहत वो क्या कर सकते हैं, आपस में भुगतान कर सकते हैं और आपस में अपनी करेंसी को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास उनके क्या है, जो विशेष आहरण अधिकार हैं वो उनको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो उसके क्या है, सदस्य देश। आ रहा है बच्चों समझ में। विशेष आहरण अधिकार की मूल किस्त का वितरण सदस्य देशों के बीच उनकी निधि के कोटे, यहाँ पर जो भी अपना सभी देशों का क्या होता है, अपना अपना अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा करते हैं। उनका फंड होता है कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। उसका एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। उस कोटे से ही क्या होता है, उस मूल किस्त जो दी जाती है उसका निर्धारण होता है, मूल किस्त का वितरण होता है सदस्य देशों के बीच। जो उनकी निधि होती है उसके कोटे का, कोटा क्या होता है यहाँ, कोटा का संबंध देश के आर्थिक महत्व से संबंधित था, जिसका संकेत उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल्य से मिलता था। कोटे का मतलब ये है कि एक देश कितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, उसकी कितनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कितनी वैल्यू है, तो उस जो उन्होंने फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा कर रखा है उसका एक कोटा, जो कि उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसके आधार पर उसकी क्या होता है, किस्त का वितरण होता है, के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जो मूल किस्त का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देश का जो फंड है उसके कोटे के अनुसार इसका वितरण किया जाता है। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है ब्रिटेन वुड्स पद्धति के विखंडन से पहले अनेक घटनाएं हुई। जो ब्रिटेन वुड्स पद्धति है वो टूटी, मतलब ये उसका जो खंडन हुआ उसके पीछे अनेक घटनाएं थी। क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे 1967 में पौंड का अवमूल्यन, हमने बताया था ना अवमूल्यन, कि अपने देश की मुद्रा को, घरेलू मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा अर्थात विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्या कर देना, उसकी मूल्य में कमी कर देना। आ रहा है बच्चों समझ में। तो उसे हम कहते हैं 1967 में पौंड का अवमूल्यन हुआ, घरेलू मुद्रा को क्या कर देना, सस्ती कर देना विदेशी मुद्रा के संदर्भ में। तो ये 1967 में किया गया पौंड का। ठीक है, ये घटना थी। 1968 में डॉलर से सोने की और पलायन से द्विस्तरीय स्वर्ण बाजार, जो हमने द्विस्तरीय स्वर्ण बाजार की बात की, 1968 में डॉलर से कहाँ, सोने की ओर वापस से पलायन हुआ, जिसमें क्या रखा है, अधिकृत दर $35 प्रति आउंस सोना थी और निजी दर का निर्धारण बाजार द्वारा होता था, का सृजन हुआ। 1968 में वापस से क्या हुआ, डॉलर और सोने का जो परिवर्तनशीलता थी जो पहले चली आ रही थी उसका वापस से सृजन हुआ, जो द्विस्तरीय स्वर्ण बाजार की ओर, और जिसमें $35 प्रति आउंस सोना तो किसमें थी, जो अधिकृत दर कर रखी थी, ऑफिशियली थी, और जो निजी दर का निर्धारण किस प्रकार से होता था, बाजार के द्वारा, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। तो इस प्रकार से ये वाली जो द्विस्तरीय प्रणाली है उसका वापस सृजन हुआ 1968 में। और अंत में अगस्त 1971 में ब्रिटेन की मांग की थी कि अमेरिका अपने धारित डॉलर के स्वर्ण मूल्य की गारंटी दे। 1971 में ब्रिटेन ने मांग की कि अमेरिका के पास जो भी धारित डॉलर है, अमेरिका के पास जो भी डॉलर है उसकी जो स्वर्ण है उसके मूल्य की वो गारंटी दे कि वो कितना स्वर्ण मूल्य दे सकता है उस डॉलर के बदले। तो ये सारी जो घटनाएं हुई इसकी वजह से जो ब्रिटेन वुड्स पद्धति है उसका क्या हो गया, विखंडन हो गया। इससे अमेरिका ने डॉलर और सोने के बीच के संबंध का परित्याग करने का निर्णय ले लिया। इसी वजह से भी वो गारंटी कैसे देता, तो इसीलिए उसने, अमेरिका ने जो डॉलर और सोने के बीच में जो कन्वर्जन होता था तो उसका क्या कर दिया, विखंडन कर दिया। ठीक है, परित्याग कर दिया। 1971 में आए स्मिथसोनियन समझौते से विनिमय दर में नई केंद्रीय दर से 2.5% ऊपर या नीचे तक के संचलन की अनुमेय बैंड का विस्तार मिला। अनुमेय बैंड क्या होती है, हमने पढ़ा था कि जो तृतीय विनिमय दर होती है, प्रबंधित तृतीय विनिमय दर होती है, उसमें क्या होता है कि एक बैंड होता है, उसके मध्य क्या रहेगी, जो विनिमय दर है वो ऊपर या नीचे होगी, अर्थात उसके क्या अंदर क्या होता है, स्थिरता भी होती है और तरलता भी होती है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो जो 1971 में स्मिथसोनियन जो समझौता हुआ उसमें जो केंद्रीय दर थी, जो केंद्रीय दर निर्धारित होती थी उसके 2.5% या तो ऊपर या फिर नीचे, उसकी अनुमेय बैंड है उसका क्या हुआ, विस्तार मिला, मतलब कि 2.5% ऊपर या नीचे हो सकती थी जो स्थिर विनिमय दर है उससे। इससे यह आशा की गई कि घाटे वाले देशों पर दबाव कम होगा और यह केवल 14 वर्षों तक चला। ये जो स्मिथसोनियन समझौता था वो भी कब तक चला, केवल 14 वर्षों तक। उनका ये मानना था जो घाटे वाले देश है उनका थोड़ा घाटा कम होगा क्योंकि वो 2.5% ऊपर या नीचे स्थिर विनिमय दर से उस बैंड के अंतर्गत विनिमय दर को बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद है विकसित बाजार अर्थव्यवस्था, जिसका नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और बाद में स्विट्जरलैंड और फिर जापान ने किया, में तृतीय विनिमय दरों को 1970 के दशक में स्वीकार करना आरंभ हुआ। हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि पहले ब्रेटन वुड्स प्रणाली आई, फिर उसके बाद एसडीआर आया, एसडीआर के बाद ये जो वापस से हमने देखा कि वापस से वो उस पर द्विस्तरीय स्वर्ण बाजार पे चले गए, फिर अमेरिका को वो वाला बाजार त्याग करना पड़ा। फिर 1971 में स्मिथसोनियन समझौता आया जो कि 14 वर्षों तक चला। उसके बाद इसमें बताया है कि
विकसित बाजार अर्थव्यवस्था, जिसमें कि सबसे पहले कौन था विकसित देश? यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद स्विट्जरलैंड और उसके बाद जापान। तो उन लोगों ने क्या किया? तृतीय विनिमय दर को वापस स्वीकार करना आरंभ हुआ। 1976 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेदों की पुनरावृत्ति से देशों को अपने करेंसियों की तृतीय रखने अथवा उन्हें स्थिर रखने की अनुमति मिली। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका जब 1976 में अनुच्छेद है उसके पुनरावृत्ति हुई, तो वापस से देशों को क्या मिला कि वो अपनी दरों को या तो तृतीय रख ले या वो अपनी दरों को क्या रख ले? स्थिर विनिमय दर रख ले। तो इस प्रकार से उनको अनुमति मिली। एकल करेंसी, करेंसियों का समूह अथवा एसडीआर, मतलब वो किसी में भी रख सकते हैं, चाहे तो वो अपनी करेंसी रखें या फिर वो करेंसियों का समूह कर दें, जैसे कि यूरो है, या फिर वो एसडीआर, मतलब वो उनके ऊपर डिसाइड करना है उनको, यहाँ छोड़ दिया गया। स्थिर दरों के लिए कोई नियम नहीं है। स्थिर दर यदि कोई रखना चाहता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, और वस्तुतः तृतीय विनिमय दरों के पर्यवेक्षण के लिए भी कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत सोने और डॉलर, फिर डॉलर से क्या जो राष्ट्रीय करेंसी है उसमें परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद देखा गया कि कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चेंजेस आए, किस प्रकार से बदलाव होता चला गया, और लास्ट में आया कि कोई भी जो देश है वो स्थिर विनिमय दर रखना चाहे तो उसके लिए भी कोई नियम नहीं है, तृतीय विनिमय दर रखना चाहे तो भी कोई विनिमय दर नहीं है। एक एकल करेंसी भी रख सकता है, करेंसियों का समूह भी रख सकता है, या फिर एसडीआर भी रख सकता है। आगे बच्चों समझ में? तो ये था आपका ब्रेटन वुड्स प्रणाली। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमने स्मरणमान पढ़ लिया, उसके गुण दोष देख लिए कि किस प्रकार से उसका विखंडन हुआ। ब्रेटन वुड्स प्रणाली पढ़ ली, उसमें हमने देख लिया किस तरह से गुण दोष था और उसका किस प्रकार से विखंडन हुआ। अब आगे हम देखेंगे कि वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें अंतर्राष्ट्रीय विनिमय प्रबंधन किस प्रकार से चल रहा है, किन देशों ने किस चीज़ को अपनाया हुआ है। साथ में हम इसका भारतीय अनुभव भी देखेंगे कि भारत में जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते हुए हैं, जो विनिमय दर प्रबंधन हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।